जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी में पूछे हुए सभी प्राचीन भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग अभी तक 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन को देख चुके हैं। उसके बाद आधुनिक भारत का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था बीपीएससी में उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था उसको देखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैं बताता हूं कि बीपीएससी में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, पहला है हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है आपका करंट अफेयर, तीसरा है बिहार स्पेशल का जो जीके होता है उसको आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, तभी जाकर बीपीएससी के पीटी को क्वालिफाई कर सकते हैं। हम लोग करंट अफेयर के लिए रोज़ सुबह सुबह 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का भी हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 68 बीपीएससी में प्राचीन भारत से जो भी क्वेश्चन पूछा था उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्त कहा गया। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था। तक्षशिला कहाँ स्थित था? जो तक्षशिला है वह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। ठीक है, चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। तो चोल साम्राज्य कहाँ स्थित था? तो यह गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। और भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को क्या कहा गया है? तो भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्त कहा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसका जो लोहे का प्रयोग का कोई सही समय नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के बाद आरंभ हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1500 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो सुदर्शन झील का जो मरम्मत है वो रुद्रदमन ने करवाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत का सर्व प्राचीन शिलालेख है जिसमें सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के निर्माण की जानकारी दी गई है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उसके प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जो सुदर्शन झील का निर्माण है वो पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का प्रथम बार मरम्मत रुद्रदामन ने की तथा दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। और सुदर्शन झील का जो पहली बार मरम्मत है वो रुद्रदामन ने करवाया था और दूसरी बार जो मरम्मत है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह गुप्त कला के हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देवगढ़ की दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है तथा इलाहाबाद में अवस्थित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्त काल में माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की 3 कला शैली प्रचलित थी। पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है बेसर शैली। तो जो नागर शैली है उत्तर भारत हिमालय से विंध्याचल तक था। द्रविड़ शैली जो था वो दक्षिण भारत कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक था। और बेसर जो शैली था वो मध्य भारत से विंध्याचल से कृष्णा नदी तक था। नागर शैली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में फैला हुआ था, हिमालय से विंध्याचल तक। ठीक है, विंध्याचल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, द्रविड़ जो शैली है वो दक्षिण भारत में फैला हुआ था, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और बेसर शैली जो है वो मध्य भारत में फैला हुआ था, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमीपरी बिहार की स्थापना धर्मपाल ने की। तो धर्मपाल ने किसका किसका स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तथा सोमूपरी बिहार का स्थापना किया था। तथा पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदवंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। और पाल वंश के जो संस्थापक गोपाल थे, ठीक है, उन्होंने उदवंतपुरी बिहार की स्थापना किया था। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? जो पाल वंश के संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक है, और उसने उदवंतपुरी बिहार का स्थापना किया था। अब लोग 67 बीपीएससी में पूछा हुआ प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। यह एग्जाम दोबारा करवाया गया था क्योंकि पहला जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक का मामला आया था। ठीक है, इसके बाद आयोग ने इसको री एग्जाम कंडक्ट कराया था।
पहला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की हुई थी? तो जब प्रथम बौद्ध महासभा वह राजगिरी में आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो जब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगिरी में आयोजित हुआ था। और किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में आयोजित हुआ था। और इसके शासन किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और साबा कमी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। और 251 ईसा पूर्व पहले आयोजित हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगालिप्तिप्स थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कुंडल वन में आयोजित हुआ था। इस किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम शताब्दी में आयोजित हुआ था। और वसुमित्र अश्वघोष जो इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त किया था, अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर, रामगुप्त को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर प्राप्त किया था। विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी रखा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का जो नाम था वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो इसका उपनाम था वो विक्रमादित्य था। शासनकाल 380 से 415 था। इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय कला, स्थापत्य, साहित्य आदि का अभूतपूर्व विकास हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में चीन यात्री फायान भारत आया था। तो चीन यात्री फायान भारत कब आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। ठीक है, सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवर सेन कहा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची अभिलेख में क्या कहा गया है? तो उसको देवराज और प्रवन सेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? जो वर्धन साम्राज्य राज्यवंश की जो स्थापना है वो पुष्यभीति ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वर्धन वंश को पुष्यभीति वंश भी कहा जाता है। तो वर्धन वंश का जो दूसरा नाम क्या है? तो वो पुष्यभीति वंश भी कहा जाता है इसको। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यभीति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। इसके अलावा बाणभट्ट के अन्य लेख कादम्बरी और चंडी शतक हैं। ठीक है, तो पुष्पभीति किसने लिखा है? तो जो पुष्पभीति और बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी और चंडी शतक किसने लिखा है? तो इसको भी बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? जो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध है वो कुषाण ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पार्थियानों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग से संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश का जो स्थापना है वो बिंबिसार ने किया था। ठीक है, बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अवंतीराज चंड प्रदोत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रदोत की राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। चंड प्रदोत की पीलिया नामक रोग का इलाज जीवक ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे
खंभात की खाड़ी के निकट लोथल अवस्थित है। इसकी खोज 1997 में रंगनाथ राव ने की थी। तो लोथल का खोज किसने किया? तो रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था? तो 1957 में किया था। ठीक है, यहाँ से प्रसिद्ध गोदीवाड़ा डाइकयार्ड का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा चावल, फारस की मुहर, हाथी दांत, चक्की, अगरी के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश का संस्थापक है वो विजयालय है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य का स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। तो चोलों की राजधानी कहाँ था? तो वह तंजौर थी। चोल काल की नाटराज मूर्ति एवं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अति प्रसिद्ध थी। तो चोल काल में क्या प्रसिद्ध था? तो वह नटराज की मूर्ति और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था बहुत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक आचार्य ने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप नामक आचार्य ने किया था। ठीक, प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति यह वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो साबा कामी थे। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में। और मेगालिपुत तिप्स जो है इसके चौथी बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी के शुरू में हुआ था। ठीक है, वसुमित्र के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराता जूर्नियम पुस्तक किसने लिखा था? जो किराता जूर्नियम पुस्तक है वो भारवी ने लिखा था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किराता जूर्नियम किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा है नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी। इसमें 18 सर्ग अध्याय हैं। भारवी 6ठी शताब्दी संस्कृत के महान कवि हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। अब हम लोग 66 बीपीएससी में पूछा हुआ प्राचीन भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो यह कालीबंगन में मिला है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर की खोजा था। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले क्या खोजा था? तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नगर को खोजा था जो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? तो वह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगन से ऊँट, चना, सरसों, अलंकृत ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। तो ऊँट, चना, सरसों और अलंकृत ईंटे के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? वो कालीबंगन से मिला है। क्वेश्चन, तिरत्र या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या तीन रत्न त्रय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। तो जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऋषभदेव ने किया था तथा इसके वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो जब चतुर्थ बौद्ध संगति है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो वसुमित्र ने किया था। इसी संगति में बौद्ध धर्म में हीनायान तथा महायान दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था।
तो बौद्ध धर्म किस संगति में विभाजित हुआ था? तो वह चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हुआ था और वह हीनयान तथा महायान में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो वैशेषिक ने किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो परमाणु दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो कणाद ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, वहीं सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। तो न्याय दर्शन का संबंध किससे है? तो गौतम से है। ठीक है। और सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? तो कपिल मुनि से है। ठीक है। वैश्विक दर्शन एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस दर्शन में समस्त अर्थत्व को 6 भागों में बांटा गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समयाव। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है था? तो जो प्रथम मानव जीवाश्म है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी को विश्व का सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से हथनौरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो मानव जीवाश्म का साक्ष्य किस नदी से प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ था। कहाँ? तो हथनौरा मध्य प्रदेश से। ठीक है। पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट प्राप्त मानव खोपड़ी को 5 से 6 लाख पुराने जीवाश्म के उल्लिखित रूप में किया गया है। इससे यह बात प्रमाणित होता है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी के किनारे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है वो बृहदत्त था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो जो बौद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है वो गांधार शैली से प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बौद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ था। गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंद यूनानी शैली के नाम से भी कला शैली के नाम से जाना जाता है। गांधार कला शैली को विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का अधिक विकास हुआ। भरहुत तथा कांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो जो कलिंग विजय का वर्णन है वो 13वें अभिलेख में है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। विजय वो अशोक की आखिरी विजय था और यह युद्ध जो है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और वह युद्ध ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अब लोग 65 बीपीएससी में जो प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछा था उसको देखेंगे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो अपने शिलालेखों में जो अशोक का जो वर्णन है वो प्रियदर्शी के नाम से है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेखों में मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी, देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में अंकित किया गया है। जोसेफ प्रिंसेस ने सर्वप्रथम देवनाम प्रियदर्शी को अशोक के रूप में पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में जो औषधि के लिए जाने जाते थे तो वो थे धन्वंतरी, लेकिन जो धन्वंतरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान धन्वंतरी थे। ठीक है। विकल्प में दिए गए नामों से केवल सुश्रित आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। सुश्रित को शल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पिता माना जाता है। तो शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो शल्य चिकित्सा का जो जनक है वो सुश्रित को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी?
तो दाहिने से बाएं आपका खरोष्टी लिपि लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो खरोष्टी लिपि को किधर से लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर गांधार क्षेत्र भाग में प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेखों पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वह ताम्रलिप्ति था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति शहर का ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। पश्चिम तट के बंदरगाह भड़ोच से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। अब हम लोग 65 बीपीएससी जो दिव्यांग कोटि के लिए था उसमें प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन पूछा था उसको देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला है कथन है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, ये सही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो 1921 में किया गया था, वह राय बहादुर दयासाराम साहनी ने किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। जो वर्तमान में हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक भी सही, दो भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे था, ये गलत है, ठीक है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत हो गया। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, ये गलत है, ठीक है। जो हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे वो राय बहादुर राय थे, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। अगला कथन है छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला, ये भी गलत है, ठीक है। तो जो आपका सही कथन हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किसके नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी है, ठीक है, जो घग्गर नदी के तट पर हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? तो यह साबरमती नदी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में आचार्य लोग 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र को में निवास करते थे तथा साबरमती नदी इस 7 नदियों का भाग नहीं था। हम लोग ऋग्वेद कालीन में कुछ नदियों के नाम है देखेंगे कि उनका वर्तमान में क्या नाम है, ठीक है। कुरुब नदी का जो नाम है वो कुर्रम हो गया है। कुभा नदी का नाम काबुल हो गया है। विस्तस्ता नदी का जो नाम है वो झेलम हो गया है। कास्किनी जो नदी का नाम है वो चिनाब हो गया है। परुस्पणी जो नदी का नाम रावी हो गया है। सदानीरा जो नदी था उसका नाम गंडक हो गया है। और सरस्वती नदी का जो नाम है वो घग्गर हो गया है। ये सभी नदियां का जो प्राचीन नाम है उसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में वह 500 युद्धक हाथी दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉस्टिस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का शिक्षा किससे लिया था? तो ये चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का जो शिक्षा है वो भद्रबाहु से लिया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को हराया था। इस हार के बाद निकोटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी उपहार में दिया था। सेल्यूकस ने भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश प्रदान किया था जो निम्न था। पहला प्रदेश था एरिया, इसका वर्तमान में जो नाम है हेरात है, ठीक है। दूसरा जो प्रदेश था एराकोसिया, इसका जो वर्तमान में नाम है कंदहार है। और इसका जो तीसरा प्रांत था पेनीसडाई, और इसका जो वर्तमान में नाम काबुल है। और जो चौथा प्रदेश था वो जेड्रिसिया, और इसका जो अभी वर्तमान में नाम है बलूचिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो जोड़ा गलत है हमको उसको बताना है। तो पहला है दंडी, और जिसका पुस्तक था दशा कुमार चरित्र था, ये सही है, ठीक है। दशा कुमार चरित्र के लेखक कौन था? तो दंडी था, ठीक है।
पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे, ये भी सही है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा थे, ठीक है। बृहद संहिता के जो लेखक थे और आर्यभट्ट इसमें बता रहे, ये गलत है, ठीक है। बृहद संहिता के जो लेखक है वो बिहार मिहिर थे, तो सी जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा है सप्रवास वदता का जो लेखक है वो भास है, ये भी सही है, ठीक। तो हमको क्वेश्चन में गलत आंसर पूछ रहा है, तो जो गलत आंसर होगा वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दशा कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं, तो दशा कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो वो दंडी हैं, ठीक है। इस रचना में दशा कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के अनुभव का वर्णन किया है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है, तो जो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। स्वप्नवासवादता के लेखक भास हैं, स्वप्नवासवादता के जो लेखक कौन है? तो वह भास हैं। यह 6 अंकों का एक रोचक संस्कृत नाटक है। बृहद संहिता के लेखक वहार मिहिर हैं, तो बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वहार मिहिर हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो बृहद संहिता किस में लिखा गया है? तो बृहद संहिता जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसमें खगोल शास्त्र से संबंधित बातों का वर्णन है, ठीक है। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय है, जो 5 भागों में विभक्त है। गीतिकपदम, 10 गीतिका, गणितपाद, काल क्रिया और गोल सदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहग्राक 4 ने अजमेर की 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो 2.5 दिन के झोपड़ा से पहले इसने स्कूल का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जिसे तोड़कर 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलकर 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला जो कथन है वो कल्हड़ का ग्रंथ राज तरंगिणी संस्कृत में है, ये सही है। जो तो राज तरंगिणी है वो संस्कृत में है, ठीक है। दूसरा कथन है इब्र बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। इब्र बतूता को क्या किया गया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पदशाहनामा शाहजहां के शासन काल के बारे में है, ये भी सही है, ठीक है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये भी सही है। अमीर खुसरो है वो सितार का आविष्कारक था। हामिद बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, ये गलत है, ठीक है। हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो आपका गलत आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 5 हो जाएगा। हमसे इस क्वेश्चन में सही आंसर पूछा है, तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थी। हुमायूं नामा के लेखक कौन था? तो वो गुलबदन बेगम थी, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक से बाबर तथा हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का विवरण भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह लुम्बिनी गांव में हुआ था, जो कपिलवस्तु में है, ठीक है। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान है वो 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो फाल्गु नदी के पीपल वृक्ष के किनारे प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा की रात को प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश अपने 5 शिष्य वास्या, महानामा, कैंडिय, वादिया और अश्वजीत के समक्ष किया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है 5 शिष्य वास्या, महानामा, कैंडिय, वादिया तथा अश्वजीत को दिया था। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। तो जो घोड़ा, गधा, खच्चर को का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह मेहरगढ़ से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल से मिलता है। इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। तो वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो वह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने का पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो जो स्वर्ण मुद्रा का जो व्यापक मुद्रा में जो प्रचलन है वो विम कड़फिशेस के में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कडफिसेस ने किया था। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्के तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की। इसने तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। विम कडफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो विम कडफिसेस ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो यह महेश्वर का उपाधि धारण किया था। यह कुषाण वंश प्रथम शताब्दी का शासक था। तो जो विम कडफिसेस था वो किसका शासक था? तो कुषाण वंश के शासक था। यह कनिष्क के पिता भी था। तो कनिष्क के पिता का क्या नाम था? तो कनिष्क के जो पिता था वो विम कडफिसेस था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। आर्यभट्ट गुप्त कालीन में एक प्रसिद्ध खगोल विद्वानी थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें सूर्य सिद्धांत, ब्राह्य सिद्धांत आदि है। तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत के पुस्तक लिखा, ब्राह्य सिद्धांत का पुस्तक लिखा। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सूर्य सिद्धांत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आर्यभट्ट है। ब्रह्म सिद्धांत के रचयिता कौन है? तो वो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो वह बालपुत्र देव था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य ने अपने चमोत्कर्ष पर था। इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष के पराजित किया था। देवपाल को परम सौगत भी कहा गया है। तो देवपाल को कहा किया गया है? तो वह परम सौगत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यह जो पुस्तक है किसने लिखा था इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग 63 बीपीएससी में पूछा हुआ आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो पक्की ईंट से बनी इमारत है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। कब किया था? तो 1921 में किया था। जो इसकी जो प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की वह है पक्की ईंट से बने मकान की प्रधानता, नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था। जो मेगास्थनीज है वो सेलुकस का दूत था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो भारत कब आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है। तथा यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। यह किसका राजदूत था? तो यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तकों में इंडिका प्रमुख है। इंडिका के लेखक कौन है? तो जो इंडिका के लेखक है वो मेगास्थनीज है, जिससे मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? जो अर्थशास्त्र है वह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह चाणक्य और या कौटिल्य हैं। गणानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जिसके बाद वह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया जो काफ़ी प्रचलित है। तो चंद्रगुप्त ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक है। यह सप्ताह सिद्धांत है वो किस पे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक है वह बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। त्रिपिटक जो है वह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध जो बौद्ध धर्म से है। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। तो त्रिपिटक में क्या किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया। इस ग्रंथ को लिखने में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, मुख सुप्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक होते हैं। ठीक है। विनय पिटक का जो संकलन करता है वो उपाली हैं। ठीक है। सुत पिटक के जो रचयिता हैं वो आनंद हैं। ठीक है। और अभिधम पिटक के हैं मेघालिपुत्र तिस हैं। ठीक है। विनय पिटक वो संघ के नियम पर आधारित है
और सुत पिटक है वो बौद्ध के उपदेश पे से है, ठीक है। और अभिधम पिटक जो है वह दार्शनिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई आचार संहिता से है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सुत से ली गई है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, तो यह मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था? तो वह सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था तथा यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाजों का 7 भागों का विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो वो 7 भागों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चरवाहा या शिकारी, चौथा है कारीगर या व्यापारी, पांचवा सैनिक, छठा जासूस या निरीक्षक, 17 है सभासद या मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो फहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फहियान चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो फहियान कब भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया। इसकी यात्रा का वर्णन एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। फहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। तो फहियान ने कहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो वह मध्य प्रदेश की जनता को बताया था, ठीक है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? जो चोल काल है वह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था तथा इसकी राजधानी तंजौर या तंजौर थी, ठीक है। तो चोल वंश का राजधानी कहाँ था? तो तंजौर था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभाजित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र वन के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो जो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार हैं वो गोपुरम कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। जो सुंगयुन ने भारत की यात्रा वो 515 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 515 से 520। सुंगयुन एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था। इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। 515 ईसा से 520 ईसा तक यह भारत में रहा। उसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भ्रमण किया था। भारत में आने वाले जो अन्य चीनी यात्री थे वो फहियान था, हेनसुआंग था और इतिसंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का जो हल है वो बनावली से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बनावली नामक हड़प्पाई स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनका संबंध था वो चेदी वंश से थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो वह चेदी वंश से है।